ये कार गुरु की स्पीड से हमने आप बात कर रहे हैं। बस सर, बस सर, बस। ओह माय। आपको पता है मेरी टॉप स्पीड क्या है? सर आपकी टॉप स्पीड क्या है? 300 प्लस। 300 प्लस। सर आप जैसे वैसे पर्सनैलिटी वाइज के बंदे हैं, वैसे आप इतने कैमरा शाय हैं, तो आप स्पीड से कैसे बात कर लेते हो भी इतनी हाई स्पीड? ये मेरा पैशन है। सर मगर आपको सेफ्टी को देख के नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है? 300 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है बिल्कुल, हाँ। लेकिन ऑन रोड पे ज़्यादा है, बट रोड पे नहीं चलिए। 300। सर मैं तो कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं मेरे कर कैमरे सकता। रिकॉर्ड पर 250 है। 250 अभी कैमरे on- पे रिकॉर्ड है। कैमरे पे रिकॉर्ड है। वाह, मतलब इन्होंने भी अभी हमें छोटा सा ट्रेलर दिया है, वो नॉट लेस देन 160 तो था वो। ज़िंदगी के वैसे हर छोटे और बड़े फैसले लेने के लिए हमें किसी न किसी की एडवाइस ले लेनी चाहिए, चाहे वो भले ही कोई एक्सपीरियंस इंसान हो या कोई मेंटोर हो। और लाइफ के हर छोटे बड़े कदम उठाने से पहले हमें लाइफ में शुरुआत से कोई ना कोई गुरु मिल ही जाता है। मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम पैदा होते हैं तो हमें हमारे पेरेंट्स के रूप में गुरु मिल जाता है। जब हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, हमारे टीचर हमारे गुरु बन जाते हैं। और हमारे जिम के ट्रेनर हों या फिर और जगहों के भी जो लोग होते हैं, वो हमें गुरु का रोल निभाते हैं। तो बट हम कभी कुछ खरीदने जाते हैं, स्पेशली जब हम कार खरीदने जाते हैं, तो हमें कोई ऐसा गुरु नहीं मिलता जो हमें एडवाइस दे दे कि हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। इनफैक्ट जो अपीयरेंस और परफॉर्मेंस वाइज और हमारे बजट के हिसाब से हमें कोई सही एडवाइस दे दे। और यही सारे सवालों को दूर करने के लिए एक ऐसा चैनल रन कर रहे हैं जहां आपके ये सभी सवालों के जवाब आपको मिलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आस्क कार गुरु। तो आज शिराज खान शो में बुलाते हैं और आपकी ख़ास मुलाकात कराते हैं मिस्टर अमित खरे से। आस्क कार गुरु मिस्टर अमित खरे जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ सिराज, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना पेन लिया कि मेरे तक पहुँचे आप। नहीं, ये हमारी खुशकिस्मती की बात है कि आपसे हमारी मुलाकात हुई और आपके बारे में जानने का हमें मौका मिला। मैं पैदा तो कानपुर शहर में हुआ हूँ। अच्छा। कानपुर शहर इंडस्ट्रीज़ का शहर है, तो वहाँ वैसे ही रहन सहन था और सब कुछ। मेरे फादर पुलिस में रहे। अच्छा। अब पुलिस में होने की वजह से वैसे ही उनका स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था कि आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं वही कर सकते हैं जो उनकी इजाज़त है। राइट, एब्सोल्युटली। यानी आपकी मर्जी नहीं ना के चलेगी। बराबर है। बहुत छोटे से स्कूल भेज दिया गया और घर पे पापा का स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था और मम्मी की देखभाल थी। करेक्ट। इन दोनों ने मिलके मार पीट के मुझे इंसान बनाने की कोशिश की है। पढ़ाई मेरी, चूँकि फादर पुलिस में थे तो Right. अलग अलग शहरों में ट्रांसफ़र होते थे करेक्ट। और इस तरह से पढ़ाई भी अलग अलग शहरों में हुई मेरी, और हुई अधिकतर यूपी के शहरों में ही, क्योंकि फादर यूपी पुलिस के रिलेटेड थे तो उनका अलग अलग ट्रांसफ़र होता था। वहीं पे सब कुछ एजुकेशन हमारी कंप्लीट हुई। फिर उसके बाद एक दौर ऐसा आया जब मुझे कहा गया कि आप क्या करना चाहते हो। अच्छा, ये सवाल पूछा गया? हाँ हाँ बिल्कुल, अक्सर क्या हम करना सुनते हैं चाहते कि हो। लोग पूछते नहीं है कोई। हाँ, ये बात काफ़ी हद तक सही है कि लोग पूछते नहीं हैं। तो मेरे दिमाग में था कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा, ऑलराइट। लेकिन वो क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। मैं हाई स्कूल में था तब पॉलिटेक्निक होता है एक यस। डिप्लोमा से, तो उसका एग्ज़ाम दिया, उसमें सिलेक्शन हो गया, वाह। लेकिन नहीं किया। अच्छा, सिलेक्शन होने गया फिर भी नहीं किया? नहीं किया तो मेरे मामा जी ने मुझे टोका, अगर कर लेता तो जूनियर इंजीनियर बन जाता और गिरी हालत में 3-4 हज़ार तनख्वाह की नौकरी मिल जाती तेरे को। ओहो, उस समय 3-4 हज़ार बहुत होते, बहुत मायने रखते थे। बहुत माने रखते थे। मैंने कहा नहीं, मैं डिप्लोमा नहीं करूँगा, मैं डिग्री करूँगा। वेरी गुड। और फिर उसके बाद इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ और मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। वेरी तो ये प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं कर नहीं सकता था, लेकिन मेरा ये था कि नहीं, मुझे जो करना है वो मेरा तय था कि मुझे कंप्लीट इंजीनियरिंग करनी है, डिप्लोमा से काम नहीं चलाना है। वेरी नाइस। आपके फैमिली में कौन कौन लोग हैं? मेरे फादर और मदर रहे, वो अकेले ही थे। हालांकि अब मेरे फादर मुझे छोड़ चुके हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने जो तरीका सिखाया था वो आज भी फॉलो हो रहा है। तो आप सिंगल चाइल्ड? नहीं, मैं सबसे बड़ा था और घर में 4 बेटे पापा के, अच्छा। और मैं सबसे बड़ा, उसके बाद मेरे बाद 3 और, लेकिन हाँ कोई रियल सिस्टर नहीं। ओहो। और वो कमी हमेशा थोड़ा सा खलती रही क्योंकि मेरे फादर भी अकेले थे। अच्छा अच्छा। तो हमें घर में शायद जब मेरे घर में कोई बेटी आई तो वो
100 साल बाद खानदान में आई हुई अच्छा। पहली बेटी थी। तो आपकी अब बेटी है? मेरी बेटी है। वाह वाह। तो ये ऑटोमोबाइल में आने का जो सपना था, ये मतलब आपने खुद चूज किया या फिर आप बाय चॉइस आए या बाय चांस आए? नहीं, बाई चॉइस ही रहा। एक्चुअल में एक कहावत मशहूर है हमारे इंडिया में कि जब कोई बच्चे पैदा होते हैं तो उनको खिलौने दिए जाते हैं। करेक्ट। तो लड़कों को कारें मिलती हैं और लड़कियों को गुड़िया। राइट। तो बस वैसे ही कारों का शौक सबके लिए रहा। तो जैसे ही कोई लड़का बड़ा होता है, समझता है, देखता है दुनिया, तो उसे पता चलता है कि एक कारों के प्रति एक सॉफ्ट लगाव, सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा हर व्यक्ति के कान दिमाग में रहता है। करेक्ट। उसे लगता है एक बेहतरीन कार उसकी ज़िंदगी में होनी चाहिए जो उसके लिए एक स्टेटस हो। बिल्कुल है कि मगर आपने कभी ये नहीं सोचा कि नहीं यार ठीक है, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है तो मैं कोई अच्छी कंपनी में, कोई अच्छी जगह पर मैं जॉब करूं जहां पर मेरी एक परमानेंट सैलरी आती रहे? या पापा ने कभी नहीं बोला? पापा ने तो बोला, ये बात सही था, पापा ने बोला और उस समय किया भी मैंने। हाँ। लेकिन कुछ समय में मुझे समझ में आ गया कि मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस अच्छे नहीं लगते। करेक्ट। यानी मैं रिस्ट्रिक्शंस के साथ बनना कभी पसंद नहीं करता और उसका नतीजा ये था कि मैंने शुरुआत से बिजनेस को अपना हिस्सा बना लिया। आज भी मैं यूट्यूब पर हूँ, लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे लिए दूसरे बिजनेस भी कोर हैं जिन पे मैं अपना पैसा, टाइम दोनों देता हूँ। अच्छा, वो और कौन सी चीज़ है जिसमें आपका इंटरेस्ट है? क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि लोग आपको सिर्फ ये जानते हैं कि भैया आप कार के बारे में नॉलेज सबको पहुंचाते हैं, तो आपकी खुद की नॉलेज और किन किन चीज़ों में है, सो दैट लोग आपसे पूछ सकें उस बारे में भी। मेरा इंटरेस्ट रहा इंजीनियरिंग में हमेशा, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ। तो वो सीखा तो सारे फील्ड भी ऐसे थे। मेरा कंप्यूटर्स का बिजनेस रहा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रही है, मैं रेलवे के कंस्ट्रक्शंस के काम में हूँ, सिग्नलिंग इंस्टॉलेशंस, ये मेरा बिजनेस है। आजकल रियल एस्टेट में भी हूँ मैं। इसके अलावा शेयर मार्केट्स में भी थोड़ा बहुत पैसे लगा के रखता हूँ, स्कूल्स। तो ऐसी बहुत सारी एरा है जहाँ पर मैंने थोड़ा करके लगा रखा है। मैं अंबानी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, हर जगह थोड़ा इन्वेस्ट कर रखा है ताकि कोई एक चीज़ डूबे तो आपके पास। मतलब आपने हमेशा अपना प्लान बी सी डी तैयार रखा हुआ है? हाँ, मेरा रखा हुआ है। अच्छा, ये बताइए, जब इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई तो सबसे पहली जो जॉब थी, मतलब जहाँ से अर्निंग स्टार्ट हुई, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि आपने शुरुआत से ही यूट्यूब नहीं चूज़ किया, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें थी आपकी लाइफ में जो भी थी, तो ज़रा उसके बारे पे थोड़ा, उसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालें। मैं इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में ही था, तभी मैंने एक जॉब ज्वाइन की थी जो आज के डेट में मैं कहता हूँ वर्ल्ड का बेस्ट स्कूल है, वो जॉब है। अच्छा। हाँ, वो जॉब थी यूरेका फोर्ब्स में डायरेक्ट सेलिंग, यानी डोर नॉक करके आप अपना वैक्यूम क्लीनर दुनिया को बेच के दिखाएं। हाँ, और वह टास्क बहुत टफ था क्योंकि आप जिसका दरवाजा नॉक करने जा रहे थे उसके बारे में ए से लेकर जेड तक कुछ भी नहीं पता आपको। एब्सोल्युटली। लेकिन आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप किसी स्ट्रेंजर को वो प्रोडक्ट बेच सकें, वो भी तब जब उसको नीड नहीं है, क्योंकि आप उसके पास पहुंच रहे हैं। और डोर टू डोर सेलिंग इंडिया में अगर सक्सेसफुल हुई थी तो वो शायद वो स्कूल था जिसने मुझे दुनिया से सामना करना सिखाया। मैंने आपको शायद और ऑफिशियल बात में बताया था कि मैं कैमरा शाई हूँ। हाँ, मैं ये पूछने ही वाला था, आप क्योंकि कैमरा को ज़्यादा फेस करना पसंद नहीं करते, बहुत शाय नेचर के हैं, तो ये सब चीज़ें आपने किस तरीके से मैनेज ये वहीं से सीखने को मिली। ओके। कि आप कैसे लोगों से मिलना शुरू करें, हर व्यक्ति को समझने की कोशिश करें। हर कोई आप आज के डेट में एक गुरु है, Correct. वह आपको कुछ ना कुछ तो सिखा के जाएगा, बस आप ये ढूंढ लें उसमें क्या ऐसी चीज़ है जो आपको उससे सीखनी है। एब्सोल्युटली। तो आप जितने लोगों से मिलें, हर एक में अपना एक छोटा सा गुरु देखें और जो बेहतर चीज़ उसके पास हो कोशिश करें कि आपके पास आ जाए। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा प्रोडक्शन का काम किया और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये सब भी मेरा रहा है। मेडिसिन्स का काम रहा है, कंप्यूटर्स का काम रहा है। एक समय दौर यह था कि इंडिया के सभी बड़े स्टोर्स पे मेरे इंपोर्ट किए हुए मेमोरी कार्ड्स होते थे। अच्छा। हाँ, ओ वेरी गुड। और मेरे पास डेल जैसे बड़े ब्रांड का एग्जीक्यूशन था जो मैं करता था, और दिल्ली में नेहरू प्लेस में ऑफिस था हमारा। करेक्ट। हाँ, लेकिन वो दौर टेक्नोलॉजी का इतनी तेज़ी से बदलता है और आप अगर थोड़ा सा भी डिले हो जाते हैं तो वह आपको छोड़ के आगे निकल जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी किसी का इंतजार नहीं करती। वहाँ भी ऐसी था कि अगर मैं थोड़ा सा पीछे हटा या मेरे ब्रांड्स उतने अच्छे से मुझे सपोर्ट नहीं कर पाए तो मुझे भी पीछे हटना पड़ा। और उसी दौर में मैंने रेलवे के लिए ऑटोमेटिक सिग्नलिंग इंस्टॉलेशन, मेट्रो का बोलबाला चालू हुआ था इंडिया में, और वो मेट्रो को एक्सपर्टाइज लोगों की ज़रूरत थी।
Correct. मेरी इंजीनियरिंग का एक्सपर्टाइज भी टेलीकम्युनिकेशन था, ओके, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग नहीं थी। राइट, एब्सोल्युटली। और वो टेलीकम्युनिकेशंस में ही मैंने सीखा कैसे सिग्नलिंग सिस्टम ये सब वर्क करता है। Right. तब मुझे पता चला, और फिर जब रेलवे के लिए मैंने काम शुरू किया तो मेरा सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट जो था वो सीमेंस के साथ था, और वो एक बिजनेस था। Right. कि मैं नो हाउ लेता था सीमेंस से, इक्विपमेंट सीमेंस से, और उनको खुद इंस्टॉल करके अपनी टीम के साथ हैंड ओवर करता था Correct. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को, और डीएमआरसी उसको चेक वैल्यू करती थी। और मेरा काम बिल्कुल लास्ट में होता था मेट्रो के, जब सब कुछ हो चुका होता था Correct. तब सिग्नलिंग का काम सबसे लास्ट काम होता है, और सिग्नलिंग काम कंप्लीट होते ही ट्रेन चलने लग जाती है। मतलब आपके इशारे के बिना ट्रेन चल नहीं सकती थी। दिल्ली मेट्रो अगर चली है तो वो आपका इशारा हाँ, था। मैंने बहुत जगह सिग्नलिंग के काम में हेल्प की लोगों की, और काफ़ी अच्छा रहा वो जर्नी। और बस उसी समय ये सबको पता था, क्योंकि मैं 2002 के आसपास से कहीं छोटे मोटे अखबार में कारों के बारे में लिखता था, क्योंकि कारों अच्छा, के बारे में अब जानता ये- मैं पहले ही था, जानकारी पहले थी। पहले से थी मेरे, क्योंकि Okay. मेरा शौक था वो। मैं Right. 20 साल से गाड़ी चला रहा, 20 साल से ज़्यादा से, और उस समय लिखा करता था। तो लेकिन उस समय अखबारों में छोटे कॉलम लिख देता था, ऐसी तो शौक कोई था, पढ़ना क्योंकि पसंद करता था? उस समय लोगों के पास नॉलेज नहीं थी। राइट, एब्सोल्युटली। ऑटोमोबाइल की नॉलेज शायद बिल्कुल जीरो रही है। अभी भी इंडिया सबसे कम नॉलेज ऑटोमोबाइल के बारे में रखता है। करेक्ट। और फिर उसके बाद उस समय अगर ब्लॉगिंग या इस तरह का कोई भी एरा था तो वह ऑर्कुट पे था। यस। और ऑर्कुट पे मैं थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपना पेज बना के, और उसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया। लेकिन दौर आया 2007-8 का। करेक्ट। उस समय ऑर्कुट ने डाउन होना शुरू कर दिया और फेसबुक ने गेन करना शुरू कर दिया। फेसबुक और मुझे फेसबुक पसंद नहीं आया उसके लेआउट की वजह से, तो मैंने ऑर्कुट का काम वहीं पर, जो थोड़े बहुत फॉलोअर्स होते थे, 300-400 लोग थे, लेकिन उस ज़माने में इंटरनेट की एक्सेस भी बहुत कम लोगों तक थी। उसके बाद मैं फिर अपने बिजनेस में ही फिर दोबारा इन्वॉल्व हो गया। अच्छा, फिर कौन और से फिर business मैंने ऑलमोस्ट वही, उस समय मेरे बिजनेस, जब मैंने ऑर्कुट छोड़ा है तब मेरा रेलवे के कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट हो चुका था। अच्छा, हाँ, ये सब सिर्फ रात की बात आती थी। रात जग रहे हो तो आप इंटरनेट पे बैठ के बैठ रहे थे। लिखिए अपने बारे में, कारों के बारे में, उनकी जानकारी लिखिए, ये सब करता था। लेकिन कुछ दोस्त थे जिन्होंने मुझे यूट्यूब पे धक्का दे के घुसेड़ दिया। अच्छा, ऐसा भी था। हाँ, मेरे एक मित्र थे, मनोज नाम था, गुड़गांव में रहते थे। मैं गुड़गांव में पहले था, यहाँ तो बाद में शिफ्ट हुआ हूँ। और गुड़गांव में जब मैं रहता था तो उनका एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर था। उनको ये पता था मुझे कारों के बारे में बहुत शौक है। राइट। उनको एक कार खरीदनी थी, तब उन्होंने सब कुछ मतलब खोल लिया चिट्ठा पिट्ठा मेरा। और फिर वो पीछे पड़ गए। मैं यार इतना सीखा है तो कंसल्टेंसी शुरू कर दे, कुछ कर ले। मैंने कहा मेरे पास टाइम कहाँ है। हाँ। बोले कुछ भी कर ले। तो उनका ये कहना था कि यूट्यूब ही कर लो। अब यूट्यूब करने के लिए आपका कैमरा शाई होना, हाँ, ये बड़ा दुश्मन डिफिकल्ट है, टास्क। हाँ। दुश्मन है। हाँ, हाँ। अब मजबूरी थी। हाँ। अब वो पीछे पड़े थे और वो कितने करीबी दोस्त थे कि आपको मना करना मुश्किल हो रहा था। राइट। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। वो इंडिया छोड़ के बाहर शिफ्ट हो गए। अच्छा, लेकिन उनकी कॉल आती थी, जब भी आती थी, नहीं यार तुम चालू नहीं कर रहे हो यार, मैं तुमसे कह रहा हूँ। अच्छा। जो सीखा है उसे दुनिया को दे के जाओ, छोड़ के मत जाओ। करेक्ट। तो बस उसके बाद फिर यूट्यूब पे मैंने पहला वीडियो दिया, अनकट वीडियो 7 मिनट का। और उसके लिए प्रैक्टिस की 6 दिन। 6 दिन प्रैक्टिस की आपने? क्यों, मुझ जैसा व्यक्ति जो कैमरा शाई है वो Right. कैसे कैमरे को देखते हुए, वो एक छोटा सा कैमरा मोबाइल का, उसको देखते हुए वीडियो रिकॉर्ड करे, राइट। जिसे ना कैमरे का सेंस है, जिसे ना ऑडियो का सेंस है, जिसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी नहीं है। जैसे आप अच्छे नहीं, एंकर है तो ये- आपकी आवाज़ बहुत शानदार है, ये आपको वैसी किसने आवाज़ कहा? नहीं, सबको पता है। तो वैसी आवाज़ भी नहीं है, फिर भी आपको कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। तो Absolutely. आपको नॉलेज ही थी जो मेरा टूल था, Right. जिसने मुझे बचाया है इतने बड़े जुंदों में। और जब मैंने शुरू किया तो मेरा यही दिमाग में था कि मैं कैसे बता सकता हूँ लोगों को, क्या तरीका है जिससे लोग ऑटोमोबाइल पर भी नॉलेज गेन करें। करेक्ट। कि उनको समझ में आए कि वो जिस कार को चला रहे हैं वो उसका एक्चुअल नेचर कुछ और है। हाँ। आप उसे गलत ढंग से यूज कर रहे हो और वह आपको इसीलिए बेस्ट नहीं दे पा रही है। बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती है आपको, क्योंकि आपका डिसीजन गलत होता है उसको चूज करने का। हाँ, और इसी ये की सब नॉलेज चीज़ें- आप देते हैं। हाँ, ये नॉलेज मुझे देने का मन था और मीडियम चुना हिंदी। तो कैसा रिस्पॉन्स रहा पहली वीडियो का आपकी, और कौन से ईयर में डाली थी आपने? 2016 16 में पहली वीडियो डाली? पहली वीडियो आई है मेरी। वेरी गुड। और वह पहली वीडियो कोई खास नहीं चली, लेकिन उसने लोगों को ये बता दिया इस बंदे के पास सब कुछ है। मतलब नॉलेज वाइज गाड़ियों के बारे में अगर आपको बात करनी है तो ये दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। हाँ, दिस इज द राइट पर्सन, जिसे पता है। करेक्ट।
क्योंकि इसने ऐसी छोटी छोटी सी बातें बता दी थी उस वीडियो में, जिससे लोगों को समझ में आ गया कि ना, ये बंदा हमारे काम का है, बस आप कैसे इससे अपनी चीज़ें निकलवाते हैं। Absolutely. और वो व्यूअर्स ने ही निकलवाई है। अच्छा, उन्होंने मुझसे पूछा ये बताएं तो मैंने वो बताया। फिर उस समय एक दौर था कि इंडिया में लोग सेफ्टी को लेके सीरियस नहीं थे। करेक्ट। वजह था कि सेफ्टी से लेके चीज़ें कारों में वह एक्सपेंसिव वेरिएंट में आती थी और हर कोई व्यक्ति उस एक्सपेंसिव वेरिएंट तक जाने से डरता था। उसे लगता है इतना पैसा एक्स्ट्रा क्यों दूं। तो उसे ये सिखाने में मेरी जर्नी खत्म हुई 2018 तक। ये बताते मैं थक गया कि सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। आप जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो उसके बदले सेफ्टी मिल रही है, तो प्लीज़ उन वेरिएंट पे जाइए जिनमें आपको सेफ्टी की चीज़ें मिलती है। और इसे सिखाने में मुझे 2 साल लगे। आज का दौर ऐसा है कि अब आप लोग पलट के मुझसे कहते हैं अबे जी आप सेफ्टी के बारे में बातें नहीं करते। अच्छा। तब मुझे लगता है कि बेटा जब तुमने सीखना शुरू किया था तब हम बता चुके थे उसको। बस अंतर ये है कि जो चीज़ आप आज देख रहे हो वो मैं पहले कर चुका था। और मेरे शुरुआत के वीडियो इसीलिए अगर लोगों ने देखे हो तो उन्हें पता होगा कि मैंने सेफ्टी से रिलेटेड ही ज़्यादा बातें की थी। कारों से रिलेटेड तो बाद में व्यूअर्स ने कहा जी जब आप कारों के बारे में इतना जानते हो, इतनी कारें आपने चला रखी हैं, तो उनको चला के दिखाने का काम कीजिए, यानी रिव्यू करना शुरू कीजिए। वो बाद में शुरू हुआ हमारा। मगर आपको कभी ऐसे इस जर्नी में, मतलब यूट्यूब जर्नी में ऐसा नहीं लगा कि नहीं यार ये नहीं हो रहा है, छोड़ कुछ और कर लेते हैं, क्योंकि इतने आपने प्रोफेशन चेंज किए हैं, तो यहाँ पर आके आपको ऐसा कभी फील नहीं हुआ? नहीं, यूट्यूब पे ऐसा नहीं हुआ। ऐसा ये नहीं बिल्कुल हुआ। सच बात है। किसी भी दौर में नहीं लगा। मेरे साथ बहुत बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। इन अच्छा। सब चीज़ों के बावजूद भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि नो, इसे छोड़ के अलग हो जाते। हाँ, हमने आपकी कंट्रोवर्सी के बारे में भी सुना था कि आप किसी दोस्तों के साथ कुछ मतलब पहले यूट्यूब चैनल रन किया करते थे, तो उस कंट्रोवर्सी के बारे में अगर आप कंफर्टेबल में कुछ छोटे उसमें बताना चाहें तो। कंट्रोवर्सी कुछ नहीं थी, सब यूट्यूबर्स ही थे। करेक्ट। और यूट्यूब में एक खास चीज़ है, एक भूख आपको जगा देती है कुछ लोगों को कि वह व्यूज़ के लिए अच्छे रास्ते चुनते हैं, गलत रास्ते चुनते हैं, गलत तरीके भी चुन लेते हैं। अच्छा। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आ जाएं। राइट। और एक दौर था जब ये लोगों को समझ में आ रहा था कि अगर कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है तो आपको व्यूज़ मिलते हैं, रिकग्नाइजेशन मिल जाती है, क्योंकि कंट्रोवर्सी ट्रेंड में आती है। अच्छा। तो वो दौर ऐसा था जिसमें हम 3-4 यूट्यूबर्स थे जो ऑलमोस्ट एक ही समय पे ग्रो कर रहे थे। ओके। तो ये था उनमें कि हम सब साथ में भी कुछ जुड़ जाएंगे, तो एक वेबसाइट साथ में रन कर रहे थे। और कुछ समय बाद एक दिन अचानक मैंने एक वीडियो देखा उनका मेरे बारे में, तो मैं दंग रह गया। मैंने कहा यार ये बंदा एक दिन पहले 24 घंटे पहले मेरे साथ खाना खा रहा था, राइट। मेरे घर पे रुका हुआ था, मेरे मतलब पूरी रात मेरे घर पर वो अपनी वाइफ के साथ सबके साथ मेरे घर पर रुका था। और वो व्यक्ति अगले दिन ऐसा वीडियो कैसे डाल सकता है मेरे अगेंस्ट में? ओके। और 3 घंटे पहले वो व्यक्ति मेरे से सलाह ले रहा था, क्योंकि वह सलाह लेनी उसकी जब मजबूरी थी। करेक्ट। और वो ऑलरेडी उसके चैनल पे मेरे दर्जनों की तादाद में वीडियो हैं राइट। जो सलाह देने से रिलेटेड है। हाँ हाँ। तो वो व्यक्ति अचानक मेरे अगेंस्ट में क्यों बोल रहा है? जब ये वीडियो आया तो काफ़ी देर में शॉक था, क्योंकि मेरे एक दूसरे यूट्यूबर फ्रेंड थे, उनका फ़ोन आया हाँ। कि एक वीडियो देखो, ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखो। हाँ। मैंने कहा मैं बिजी हूँ, थोड़ा बाद में देख लूँगा। Correct। नहीं बोले नहीं अभी देखो। तो मैंने सर्च किया, खोला, देखा, तो मैं शॉक्ड था। ऑलमोस्ट 1 घंटे में कम्प्लीटली शॉक्ड था कि ये हो क्या रहा है। ये व्यक्ति मेरे बारे में इतना अच्छा बोल रहा है और इस समय ये नशे में वीडियो क्यों बना रहा है, राइट। जिसने मुझे थोड़ा डराया। फिर जो हमारे तीसरे साथी थे उनसे बात की मैंने कहा ये हुआ क्या है? तब उसने बताया कि मुझे लगता है शायद कुछ पंगा हुआ है और ये व्यूज़ के लालच का ही मैटर है, और मैं बात करता हूँ फिर बताता हूँ। लेकिन उसने फ़ोन भी नहीं पिक किया। मतलब तीनों पार्टनर अलग हो गए एक तरह से, और उसने फ़ोन भी पिक नहीं किया। अच्छा, ये बताइए कोविड ने आपको किस तरीके से ट्रीट किया? क्योंकि यूट्यूबर को कोविड से इफेक्ट हुआ, फ़ायदा हुआ, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये बहुत बढ़िया रहा? कोविड ने मुझे छकाया है। अच्छा। वजह है कि मैं घर के भीतर बंधना पसंद नहीं करता हूँ। Correct। मुझे कार चलाने में जो मज़ा आता है वो कोविड ने छीन दिया मेरा। राइट। कि अब मैं घर से नहीं निकल सकता, लॉकडाउन में फंसा हूँ। अब जब लॉकडाउन में आप फंसते हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप क्या करो। Correct। घर में या तो मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करते रहिए इंटरनेट के साथ, या फिर कुछ कीजिए। लेकिन जब आपका पैशन ही कार चलाना है, राइट, तो आप घर में कैसे फंसोगे? और इस चक्कर में नई नई कारें आना, लॉन्च होना बंद हो गई, इंडस्ट्री डाउन होने लगी, और मेरा
खुद का मतलब दम घुटने लगा कि ये लगा कि नहीं यार कारें नई नई क्यों नहीं आ रही हैं, Right. जो जिस पे चलाने का जो आपका पैशन है वो मिस करने लगा। Oh. और वो आज भी मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय के बाद से जब अगले साल ऑटो एक्सपो हुआ था, Right. उसके तुरंत बाद ही ये सारा खेल हो गया। हाँ। ऑटो एक्सपो से अगर आप परिचित हैं, समझ सकते हैं बिल्कुल। कि वो एक फेस्टिवल होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। एब्सोल्युटली, बहुत लोग वेट कर रहे होते हैं, मतलब डेलिबरेटली कि यार ऑटो एक्सपो में नए नए वेरिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं, बिल्कुल, लॉन्चिंग नहीं पता लगती है आपको। और बस जैसे ही ऑटो एक्सपो खत्म हुआ और इधर लॉकडाउन लगा, तो जो कंपनीज के भी प्लान थे वो भी धराशायी हुए। Right. और हम लोगों की जो तैयारियां थी कि यार इतनी सारी कारें आ रही, यानी अगले 2 साल धमाल होगा कसके, Correct. वो सब धीरे धीरे दबता गया। और फिर कोविड के समय ही मुझे और मैच्योर बनाया कि अब आप अकेले नहीं हो, आपको अपनी सोसाइटी के लिए भी डिलीवर करना है। Correct, और absolutely. उस समय मैंने लोगों के लिए डोनेशंस किए हैं, उनकी हेल्प करना चालू किया बैकडोर से, जो मैं कैमरे के सामने नहीं कर सकता। वेरी गुड। क्योंकि मुझे लगता है कैमरे के सामने करना का मतलब ये आप उसे शायद अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हो। Right. तो मैंने उसे बैकडोर से करना जारी रखा, और जो जो कमाता था उसका काफ़ी अच्छा हिस्सा मैं लोगों के मदद में देता रहा। ऑलराइट, तो हमें मज़ा आया आपकी जर्नी जानने के बाद। अमित जी, आपके साथ कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं, ओह। और आप लोगों को भी पसंद आएगा। मतलब कुछ बहुत और डरावना है ये तो, चीज़ें। ये डरावना है। So guys, let's play rapid fire with Mr. Amit Khare. Describe yourself in one word. मूडी। If you get a chance to talk to PM, what would you talk about? डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं सोसाइटी में, थोड़ा सा कम हो जाए तो अगर वो कुछ एक कदम ऐसा ढूंढ लें जैसे उन्होंने स्वच्छता के लिए ढूंढा है, तो शायद और बेहतर हो जाए। What is your favorite color and why? माई फेवरेट कलर इज पर्पल। Do you have any tattoos? नो। Okay. First celebrity crush? सोनाली बेंद्रे। Sonali Bendre, okay. Scale yourself 1 to 10. How good are you of keeping secrets? 10 on 10। 10 on 10, very good. Favorite holiday destination? माउंटेन्स। Okay, this is for you especially. Scale yourself 1 to 10. How good of a driver are you? 10 on 10। I never take risk। Alright, do you snore? नो। Favorite junk food? पिज़्ज़ा। What's your favorite carb? Bread, pasta, rice, or potatoes? पोटैटोज। Okay. How many kids would you like to have? 1 and I have 1। What's your favorite clothing brand? माई फेवरेट क्लोथिंग है रेमंड। Raymond's, right. What are your greatest strength and weakness? माई ग्रेटेस्ट इज माई एजुकेशन एंड माई वीकनेस इन माई डॉटर। If you go for adventure trip, with whom you take along and why? माई डॉटर। Uh-huh. What is your favorite hobby? ड्राइविंग। Favorite drink? मोहितो। Are women complicated? यस। Do you believe in destiny? यस आई बिलीव। Okay. Who is your inspiration and why? माई फादर। Okay. There is no need of one. Okay. How do you start your day? यार मैं सिर्फ अंगड़ाई लेता हूँ, कुछ नहीं, नथिंग, सीधे वॉशरूम में। What is the first thing you notice about someone when you meet them? स्माइल। Very good. If you were a millionaire, what would you buy? मिलेनियर। आई थिंक डॉलर की बात आए तो अलग बात है। आई विल लाइक टू बाय ए कार। Which one? रोल्स रॉयस फैंटम। Wow. Your favorite food? दाल रोटी। What age you want to retire? नेवर। No. Best fan moment? बेस्ट एम्बेसिंग मोमेंट आल्सो। मैं महिंद्रा के स्टॉल पे था और एक शूट कर रहा था, मुझे थ्रू आउट शूट करना था कि मतलब मैं एक शॉट में पूरा स्टॉल कवर करके दिखा दूँ। और उस बीच में एक फ़ैन आया मेरे पास, बोला सर सेल्फी लेनी है, और मैंने उससे कहा कि जैसे ही शॉट खत्म होता मैं आपसे आके देता हूँ। और उसके बाद मुझे वो व्यक्ति मिला नहीं, और मैं उसको आज भी याद करके रोता हूँ, क्योंकि मैं उसको एक सेल्फी नहीं दे पाया क्योंकि मैं एक शॉट कंप्लीट कर रहा था। Okay. जबकि वो आए ही था, उसको शायद पता भी था कि मैं शॉट दे रहा हूँ, फिर भी वो आया था हिम्मत करके। Correct. और मुझे आज भी अफसोस है इस बात का कि काश मुझे उसे उस समय दे देना चाहिए था, और उस शॉट को चाहे दोबारा से शूट कर लेना चाहिए था। क्या बात है।
ये आपने बात बहुत अच्छी करी है। पूरे इंटरव्यू की सबसे बेहतरीन बात मुझे आपकी लगी, और सबसे अच्छी बात बताऊं आपको, शायद वो फ़ैन आपको अभी भी देख रहा होगा, और अगर उसको पता है ये मूवमेंट उसके साथ हुआ है तो वो आपका और भी बहुत बड़ा फ़ैन बन गया। और अब ज़रूर आपके साथ मौका मिलेगा तो सेल्फी भी लेंगे और आप देंगे भी। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिराज खान शो के बारे में क्या कहेंगे? मुझे खुद ये बात जानकर ताज्जुब हुआ कि आपने मुझे कहा कि अमित जी मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, क्योंकि आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को कवर किया, बड़े एक्सपीरियंस लोगों को कवर किया, बड़े कंट्रोवर्शियल लोगों को कवर किया, और उसके बाद एक अमित खरे कैसे? क्योंकि अमित खरे खुद यूट्यूब के एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। काश ऐसा होता। नहीं, आप हैं और लोग आपको मिलियंस में आपको फॉलो कर रहे हैं, तो इट मीन्स आपको लोग कितना पसंद करते हैं, इतना चाहते हैं। तो हम उन्हीं लोगों को ढूंढ के निकाल रहे हैं, उनकी जर्नी को जानना चाहते हैं कि जिनको लोगों ने इतना पसंद किया उसके पीछे रीज़न क्या है। हमें भी उसके पीछे की वजह जाननी थी, और हमें बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानने के बाद। उम्मीद करते हैं कि आपको मिस्टर अमित खरे की ये मोटिवेशनल इंस्पायरिंग स्टोरी तो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब ऑन चैनल। थैंक यू।